जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्री 3.0 में जूलॉजी से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे दोस्तों, उसको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ट्री 2.0 में जूलॉजी से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि HCl सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कॉल्ड। जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल। और ये कॉमन भी सवाल है, VVIP सवाल है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का उत्पादन करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, याद रखना है। और रेनिन दूध का जमा देता है। दूध को क्या करता है? रेनिन जमाने का यह कार्य करता है। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है, याद रखेंगे। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा? याद रखना है। म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है, और तीसरा क्या है? भित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो HCl और नैज कारक का स्राव करती है। नैज कारक का अर्थ क्या हुआ? नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या है दोस्तों? आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ। सिक्रीटिन किसकी कार्य प्रणाली को क्या करता है? प्रेरित करता है। राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज की। तो सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो पूरे शरीर में जल होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है। जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से आंत में छोड़ा जाता है तो ग्रहणी यानी ड्यूडेनम से सिक्रीटिन का स्राव होता है। तो कहाँ से आपको याद रखना है, कहाँ से स्राव होता है? ड्यूडेनम से, जो अग्नाशय की वाहिनी कोशिकाओं को क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इज। पचे हुए भोजन के प्रदूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? आपसे ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अंकुर यानी विलस। तो ब्रूनर ग्रंथियां ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में उपस्थित होती है। यह अमाशय की भित्तियों की जठर स्राव से रक्षा करती है। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच लीबर कुहन प्रगुहिका, तो आपको ये याद रखना है, क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो यह म्यूकोसा है, याद रखेंगे। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में उंगलीनुमा जो प्रवर्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंकुर यानी विली कहा जाता है। तो छोटी आंत में जो उंगलीनुमा ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विली कहा जाता है। तो विली का क्या काम है? तो याद रखें कि विली की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन सूक्ष्म अंकुर कहते हैं इसे। इसमें ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है यह देखने में। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अधिक बढ़ाता है, तो ये इसका कार्य है विली का, याद रखेंगे। ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? याद रखना है, यह होता है बिलीवर्डिन के कारण। तो पित्त का जो हरा रंग होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा बनाया और स्रावित किया जाता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक यानी बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। बिलीवर्डिन के कारण पित्त का रंग हरा होता है। पित्त वसा के इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में क्या करता है दोस्तों? तोड़ता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन ऑफ pH 1.6। कौन सा किण्वन प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है? राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम
इसका कितना है तो याद रखना है 1.6 से 1.8 pH है, तैयार करता है। प्रो इंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेंटेज में क्या कर देता है दोस्तों, बदल देता है। तो याद रखना है कि पेप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटियोज में बदलता है और पेप्टोन्स में इसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध को क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है, राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है प्रचूषण मोनोसैकराइड में। तो अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकराइड में जल अपघटित होते हैं, याद रखेंगे। पॉलीसैकराइड जैसे पॉलीसैकराइड का उदाहरण है स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब पॉलीसैकराइड के उदाहरण हैं। जब इसमें एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है तो ये किस में बदल जाता है, डाइसैकराइड में। आंत्र रस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद को पाचित अवशोषण योग्य सरल रूप यानी मोनोसैकराइड में बदल देते हैं। जैसे माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है तो याद रखेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज जो है लैक्टेज नामक एंजाइम से किस में परिवर्तित हो जाएगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इसी प्रकार सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम की सहायता से किस में टूटता है तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये सभी के सभी मोनोसैकराइड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लैक्टियल्स आर कनेक्टेड विथ। लसिका वाहिनियां यानी लैक्टियल्स किससे संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट यानी वसा का अवशोषण से संबंधित है कौन सा, लैक्टियल्स। तो छोटी आंत में अंकुर यानी विली की सतह पर स्थित कोशिकाओं में असंख्यक सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर यानी माइक्रोविली कहते हैं, जिसे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका यानी वेसल होती है, जिसे क्या कहा जाता है, लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स कहा जाता है इसे। लैक्टियल्स वसा के अवशोषण में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। नेक्स्ट है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फेनोमेनन अकर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा। CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इस घटना को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। तो श्वसन क्रिया के दौरान CO2 परिवहन की प्रक्रिया में RBC एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका यानी लिम्फ में प्रवेश करता है। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। विलायक अणुओं का विशिष्ट पारेगम झिल्ली के माध्यम से उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ स्वतः विसरण को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू। श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है तो यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है तो यह होता है विसरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो एल्वियोलस गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और उत्तकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर तरल विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट है क्रेब साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर। क्रेब चक्र का किस घटना के कारण महत्व है तो याद रखना है क्रेब साइकिल सबसे पहले तो कहाँ पर होता है आपको याद रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कई बार ये मैंने सवाल करा रखा है तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये होता है, इसके कारण क्रेब साइकिल का क्या है दोस्तों, महत्व है। तो आइए देखते हैं। तो एसिटल कोए एंजाइम चक्रीय पथ डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल
चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हांस क्रेब की खोज के कारण क्रेब चक्र इसे कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा एटीपी का उत्पादन क्रेब चक्र के घटना के कारण महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज प्रोसेसिंग, तो लसिका रक्त से भिन्न होता है डैश पाए जाने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली WBC के कारण। तो रक्त जो होता है यानी ब्लड एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा अन्य संग्राहित संरचनाएं पाई जाती है। रक्त में संगठित पदार्थ यानी RBC, WC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जबकि लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें लिम्फोसाइट मिलते हैं। लसिका में केवल WBC पाया जाता है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक यानी प्रतिपिंड उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह करता है लिम्फोसाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। ल्यूकोसाइट को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है क्या, ग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकर्ण कोशिका के प्रकार है। न्यूट्रोफिल तथा जो है दोस्तों मोनोसाइट भक्षण कोशिकाएं, याद रखना है कौन कौन सा भक्षण है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। जो अंदर प्रवेश करने वाले वह बाह्य होगा, यहाँ पे बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती हैं तथा शोधकारी यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है। लिम्फोसाइट मुख्यतः जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, याद रखेंगे। बी तथा टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिकारक यानी एंटीबॉडीज के लिए क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ अ क्लॉट इज, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है वह कौन सा है, तो यह है फाइब्रिनोजेन। कौन सा है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन तथा ग्लोबुलिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है, याद रखेंगे। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। प्लेटलेट्स रक्त का एक संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड फिलामेंट है, याद रखेंगे। पदार्थ या फिलामेंट नहीं होगा, एलिमेंट्स होगा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं। यहाँ प्रश्न में प्लाज्मा का अवयव पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, परा निस्यंदन किसमें उत्पन्न होता है, तो यह होता है दोस्तों ग्लोमेरुलस में। किसमें उत्पन्न होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यह होता है ग्लोमेरुलस में। इंपॉर्टेंट है सवाल। तो मूत्र निर्माण में मुख्यतः 3 प्रक्रिया सम्मिलित है, कौन कौन सा, याद रखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो केशिका गुच्छ जिसे क्या कहा जाता है ग्लोमेरुलस में क्या होता है दोस्तों, संपन्न होता है। वृक्क जो होता है यानी किडनी, नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट यानी बोमेन्स कैप्सूल से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस होता है। गुच्छ और बोमेन कैप्सूल मिलकर मैल पीगिकाय अथवा वृक्क कणिका का निर्माण करते हैं। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट, एक लंबी नलिका वृक्क यानी किडनी के वलकुट के मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र यानी कंसंट्रेशन करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन
लीवर टेक्स प्लेस बाय। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑरिथीन चक्र के द्वारा। किसके? ऑरिथीन साइकिल के द्वारा यह होता है यूरिया का संश्लेषण। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर होगा। तो ऑरिथीन चक्र की खोज वर्ष 1932 में हैंस क्रेब और कर्ट हेंसलेट ने की थी। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथीन चक्र द्वारा होता है। इसमें विषाक्त युक्त अमोनिया यूरिया यानी कम विषाक्त होता है में बदल जाती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में चलती है, इसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। क्रेब चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब ने की थी, याद रखेंगे। क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, याद रखेंगे। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स इज कंट्रोल्ड बाय। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्प्रचूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए कितना खतरनाक ट्रांसलेशन है हिंदी का इसका। राइट आंसर हो जाएगा वेसोप्रेसिन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि में हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन का उत्पादन कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस द्वारा आता है। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का उत्पादन स्थल कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा इसका उत्पादन होता है। वेसोप्रेसिन के द्वारा दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स में जल का प्रचूषण यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑक्सीटोसिन शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्राव को क्या करता है? ऑक्सीटोसिन प्रेरित करता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACTH के नाम से जानते हैं, एड्रीनल वल्कुट यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइडस नामक स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। मूत्र का आयतन किसके द्वारा जो है दोस्तों विनियमित होता है? तो यह विनियमित होता है एल्डोस्टेरोन एंड ADH के द्वारा। एल्डोस्टेरोन एवं ADH के द्वारा जो है मूत्र का आयतन जो होता है दोस्तों रेगुलेट होता है। तो एल्डोस्टेरोन एवं ADH हार्मोन द्वारा मूत्र का आयतन विनियमित होता है। ADH वृक्क यानी किडनी की नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। लेडी कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का क्या करते हैं दोस्तों? स्राव करते हैं। नेक्स्ट डाइयूरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डाइयूरेसिस की क्या विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम यानी मूत्र के आयतन का बढ़ाना। तो मूत्र के आयतन का बढ़ना डाइयूरेसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब मूत्र के साथ जल का ह्रास ज़्यादा होता है तो इसे डाइयूरेसिस कहते हैं। अतः इस कम करने के लिए एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन यानी इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? ADH का स्राव होता है जो वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और तंत्रिका कक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल substances back into the blood from the glomerulus filtrate in the nephron occurs in। आप देख सकते हैं दोस्तों किडनी ये सबसे रिलेटेड जो है दोस्तों कितना सवाल पूछा गया है BPSC में, तो अच्छे से आपको कवर करना है। और ये जो है दोस्तों किससे पूछा गया है? तो ये लंग्स से पूछा गया है क्योंकि लंग्स का जो क्रियात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्चूषण ग्लोमेरुलस निस्यंदन से होता है? राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो सॉरी नेफ्रॉन लंग्स का मैंने बताया, नेफ्रॉन का हो जाएगा ये किडनी का है जो दोस्तों यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है किडनी का वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। और
तंत्रिका का पूछे तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल यूनिट उसका, तो वो होता है न्यूरॉन्स। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन याद रखना है, ये भी सवाल जो है दोस्तों कॉमन सवालों में यह पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन से होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स शारीरिक तरल के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों को निष्पन्द में श्रवण और HCO3- का पुनरावशोषण करती है। हेले लूप में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी DCT में विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का पुनरावशोषण इसी भाग में क्या होता है दोस्तों, होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मसल। निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो है दोस्तों वो क्या बनाता है, मसल्स बनाता है। तो अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव जालिका जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, कैल्शियम आयनों का भंडारण गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव में समानांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतु की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु यानी मायोफिलामेंट या पेशी तंतु यानी मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल मांसपेशियों को क्या करता है दोस्तों, बनाता है। सार्कोलेम पेशी तंतु के प्रद्रव्य झिल्ली का विशिष्ट नाम है, अतः पेशिका से यह क्या होता है दोस्तों, घिरा रहता है। नेक्स्ट है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन द स्ट्रेटेड मसल। धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकीय इकाई क्या है, तो यह है क्या, सार्कोमियर है। क्या है इसकी कार्यकीय इकाई, सार्कोमियर है। तो दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचनकारी इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु यानी मोफिब्रियल में क्रमवार गहरे तथा हल्के पट्टे यानी बैंड होते हैं। पेशी रेखा को रेखित रूप में दो प्रमुख प्रोटीन यानी एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है जिसे वन बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स इज। मांसपेशी का या के संकुचन प्रोटीन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन या और मायोसिन। अभी हम लोगों ने देखा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल्स। अभी फिर आया था मायोफाइब्रिल मसल्स कंसिस्ट ऑफ। तो आप देखिए एक ही मतलब चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है, तो यह किससे बना होता है, तो एक्टिन एंड मायोसिन से बना होता है। नेक्स्ट है कि सबस्टेंसेज दैट एक्यूमुलेट इन फैटिक मसल्स आर। थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। ये कॉमन सवाल है, भी सवाल है, याद रखना है, कई बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इल्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन। मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होता है, तो ये होता है क्रेटिन फॉस्फेट के द्वारा यह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन। तंत्रिका संचरण के दौरान सिनेप्टिक पर कौन सा अवमुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, यह होता है एसिटल कोलिन। क्या होता है, एसिटल कोलिन। अब मैं जो है दोस्तों डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको इसका जो है दोस्तों PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर एक एक को डिस्कस करने लग जाऊंगा तो मैं अगर एक एक को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए अब मैं डायरेक्ट केवल आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट है कि जंपिंग मूवमेंट ऑफ अ नर्व कंडक्शन इज। तंत्रिका चालन यानी संवहन में उच्छलन गति को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साल्टेरी कंडक्शन। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साल्टेरी कंडक्शन इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बाय केमिकल नेचर हार्मोन्स में भी। हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मोड
देन वन ऑफ द एपिप। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को निम्न समूह में विभाजित किया गया है। एमिनो अम्ल के वही उत्पन्न जैसे एपिनेफ्रिन, आयोडोथायरोनिन जैसे थायराइड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पीयूष ग्रंथि हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया, स्टेरॉयड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरोन। विच टाइप्स ऑफ सेल इन द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्लूकागॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकागॉन का स्राव कौन करता है, तो अल्फा सेल करता है। और इंसुलिन का स्राव कौन करता है, यानी तो यह करता है बीटा सेल। और गामा कोशिका से याद रखेंगे किसका स्राव होता है, तो सोमैटोस्टेरिन का स्राव होता है। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय, एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है दोस्तों अंडाशय से, यानी ओवरीज के द्वारा यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इंपॉर्टेंट है सवाल और भी सवाल है। तो पैनक्रियाज जो होता है दोस्तों, यानी अग्नाशय जो होता है वह दोनों होता है, यानी एंडोक्राइन भी होता है एक्सोक्राइन भी होता है। कॉमन भी सवाल है, ये कई बार आ भी चुका है। द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर Ca++ यानी कैल्शियम प्लस प्लस मेटाबॉलिज्म इज, वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है वह कौन सा है, तो वह है पैराथायरॉइड ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है एंटीरियर प्यूटिट्री के मतलब पिट्यूटरी के द्वारा, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसका स्रावन होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होता है, राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, द्वितीय लैंगिक गुणन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कलर डिफ्रेंसिएशन इज डन बाय, रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कोन्स के द्वारा। ये आई से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, याद रखना है। तो कोन्स के द्वारा क्या होता है, कलर डिफ्रेंसिएशन होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, रजोधर्म यानी मासिक धर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है, राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी FSH के द्वारा भी होता है और क्या क्या है LH के भी द्वारा होता है। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, यानी बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन अकर्स इन, मनुष्य में निषेचन किसमें उत्पन्न होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जो होता है दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्टेट में भी जब मैं करा रहा था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप याद कीजिए। फैलोपियन ट्यूब में जो है दोस्तों फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। नेक्स्ट है कि मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं, तो मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मेनोपॉज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किसके नियंत्रण में होता है, राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये यहाँ पर दिया गया किसके किसके कारण, FSH यानी FSH के कारण और LH दोनों के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में संपन्न होता है, राइट आंसर हो जाएगा LH के नियंत्रण में जो होता है दोस्तों ओव्यूलेशन संपन्न होता है। तो LH का अर्थ क्या होता है, याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग इसका अर्थ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेज सिक्रेशन ऑफ, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वो जो क्या कार्य करता है, ये पूछा गया। तो स्टिमुलेटिक स्पर्म एक्टिविटी, यह क्या करता है, शुक्राणु की गतिविधि का उत्प्रेरण होता है इस तरल स्रावित से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रेसेप्टिव्स आर इफेक्टेड इज यूज्ड विद इन, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि डैश प्रयुक्त किया जाए, राइट आंसर हो जाएगा सहवास के 72 घंटे के अंदर। अगर इंग्लिश बोलने में मैं अगर थोड़ा आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर कहीं पे गड़बड़ा रहा होगा दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मैं बस आप लोग के डिमांड पर इसको जो है दोस्तों आपको ये जो है दोस्तों सब्जेक्ट आपको करा रहा हूँ। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मैंने देखा है दोस्तों इस टाइप का जो कंटेंट है कहीं पे
जो है दोस्तों नहीं उपलब्ध है, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए। जूलॉजी बॉटनी जितने भी हैं उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो कहीं पर अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जा रहा हो दोस्तों तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। निम्न यौन संचारित यानी संक्रमण रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एड्स। Condoms are one of the most popular contraceptives because of which of the following reason? निम्न में से किस कारण से कॉन्डम गर्भ निरोधक के रूप में काफी लोकप्रिय है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देख लेंगे इसको। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। मुख्य गर्भ निरोधक, यानी आप देख लीजिए कि गर्भ निरोधक से कितना सवाल पूछा गया, करीब 5-6 सवाल जो है इससे पूछा गया है। तो मुख्य गर्भ निरोधक गर्भाशय को रोकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन को, यानी अंडोत्सर्ग को रोककर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी वैक्सीन यानी टीका शब्द किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट सवाल है कि हशीश, गांजा एंड चरस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हशीश। गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा कैनबिस सटाइवा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा अनकंट्रोल माइटोसिस के कारण। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, संभोग के द्वारा भी होता है, रक्त आधान के द्वारा होता है और अपरा आधान के द्वारा भी यह होता है। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा IG। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों साल्मोनेला के कारण। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड बुखार होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मादा एनाफिलिस कई बार कॉमन भी सवाल है, कई बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, वनोन्मूलन यानी वन उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का क्षरण होगा, यानी सॉइल इरोजन होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड फॉर कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा इन सीटू संरक्षण कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान। द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन? बहुत से वन्य जीवन के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, आवास का विनाश के कारण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा है? तो यह है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी घाट एवं पूर्वी हिमालय सबसे बड़ा जो है दोस्तों हॉटस्पॉट है। और एनसीईआरटी के अनुसार सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा व पूर्वी हिमालय हैं, जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, किस कारण के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एनहेंस बाय एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, यानी जलीय अपघटन।
नेक्स्ट सवाल है कि हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, भारत में कौन सी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक है? राइट आंसर हो जाएगा ये हैं रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्लाइडेन एंड स्वान प्रोपोज्ड, यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? तो याद रखना सेल थ्योरी ऑफ सेल डॉक्ट्रिन, यानी कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? तो याद रखना है मोर देन वन ऑफ द एबव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख में क्या है? लिपिड है और फॉस्फोलिपिड है, जो दो सतहों में अवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है, फॉस्फोलिपिड जो है झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रखेंगे। तो फॉस्फोलिपिड और इसका क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट सवाल है कि कैंसर सेल्स कैन इजीली बाय डैमेज बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर, सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे क्या करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, तेजी से बंटने लगती हैं। नेक्स्ट है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? राइट आंसर हो जाएगा पैकिटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है? तो याद रखना है थाइमिन, थाइमिन की जगह वहां पे क्या रहता है? यूरासिल रहता है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन इज, श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? एटीपी, एडीपी कौन सा होता है? तो याद रखना है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितना निकलता है ये भी याद रखना है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि यूट्रोफिकेशन इन द लेक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कारण। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? अच्छा सवाल है दोस्तों, वीवीआई कर लेंगे। तो यह बदल जाता है दोस्तों ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यह बदल जाता है बिजली चमकने के दौरान। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी लैक ऑपेरॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, जीन विनियमन एक्सप्रेशन यानी लैक ऑपेरॉन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये बनाता है ब्ली ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अ कोडोन कंटेन्स हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, कोडोन में कितना होता है? तो याद रखना है 3 होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि, क्यों कहा जाता है इसे? तो याद रखना है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय ओव्यूम, यानी जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है इसलिए इसे कहते हैं। जीन म्यूटेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ, जीन उत्परिवर्तन किस समय होता है? तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? बी दिया है, लेकिन आप इसको डिस्कस पीडीएफ में दे दूंगा इसका, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि इसका डिस्कशन क्या होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट आर द डिफरेंसेज इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर होता है? राइट आंसर हो जाएगा रेपिटेटिव डीएनए। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, यानी आपको अनुवांशिकी से रिलेटेड जो चैप्टर है दोस्तों अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि इससे सवाल आना ही आना है, कम से कम 5-6 सवाल तो यहाँ से आएगा ही आएगा। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है प्लाज्मिड को जीन टैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम एक्ट्स एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करते हैं? तो यह कार्य करता है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। कौन कार्य करता है? ये पहले भी सवाल आ चुका है, तो ये आप देखिए वीवीआई ये सवाल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न विथ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? तो ये याद रखना है डीएनए एम्प्लीफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग
विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। डीएनए या आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ा जाता है तब उसे कहते हैं, तब इसे कहा जाता है प्रोब, इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है दोस्तों मल्टीपल एलिज्म, यानी एकाधिक एलील को यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है एबीओ रक्त समूह। नेक्स्ट सवाल है कि हेरिडिटी ऑफ और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर ड्यू टू, किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेंडल्स वर्क ऑन ग्रीन पीच। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, विकास से कौन सा संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन संबंधित है, यानी वेरिएशन। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय डार्विन वाज पब्लिश्ड इन, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? कई बार मैंने ये सवाल करा रखा है। राइट आंसर हो जाएगा 1859। सारे जो सवाल हैं दोस्तों एनसीईआरटी से आएंगे, एक बात मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, आप ये मानकर चलिए। सिलेक्शन दिलाने के लिए इसको क्लास 11, 12 यानी 6 से लेकर 12 तक जो साइंस की बुक है दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ डालना है। जो बायोलॉजी के हैं वो आप फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं ये सब, लेकिन जो बाकी जो सेक्शन बचता है, ठीक है, केमिस्ट्री को भी स्किप कर दे, और बाकी जो सेक्शन बचता है दोस्तों बायोलॉजी का, उसको आप जो है अच्छे से कवर करके जाइए, सवाल वहीं से आएंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पिछले वाला वीडियो का मैंने पीडीएफ जो है दोस्तों अभी तक अपलोड नहीं किया, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।